आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का यह पहला सवाल है और यह एनसीईआरटी की बुक से सवाल लिए गए हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्नावली 3.1 में हम लोग इन्हीं समीकरणों को क्या करते थे, ग्राफी विधि से हल करते थे, लेकिन प्रश्नावली 3.2 में हमको प्रतिस्थापन विधि से इन सवालों को हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि देखिए किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, दो समीकरण हमको दिए गए हैं। हमको हल करके इसमें x और y का मान बताना है। हमको हल करके क्या बताना है, x और y का मान। आइए किस प्रकार से हम लोग हल करने वाले हैं। पहला हम लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर 14 दिया है। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है, 14 है। दूसरा हमारा दिया है x माइनस वाई बराबर में कितना दिया है, 4। अब इन्हीं को हमको हल करना है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, समीकरण एक किसको नाम दे देंगे, इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान बनाते हैं, उसको उठा के किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अगर हम 2 से मान बनाएंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे, अगर 1 से बनाएंगे तो समीकरण 2 में रख के x और y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, यानी एक के स्थान पे कोई दूसरा मान रखना, प्रतिस्थापित करना, यही विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x प्लस वाई 14 होता है और x माइनस वाई ये किसके बराबर है, 4 के। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से किसी एक को हम लोग पक्षांतर करेंगे ताकि हमको x या y का मान मिल जाए इन्हीं एक समीकरण में, दोनों में से। तो हम लोग समीकरण 2 लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमने क्यों लिया, ताकि हम y को पक्षांतर कर देंगे तो हमको यहाँ से एक मान मिल जाएगा। समीकरण 2 हमारा क्या है कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4। हम y को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 4 प्लस वाई। हमको यहाँ से देखिए x का एक मान मिल गया। अब यही x का मान हम उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अगर 2 से मान हम बना रहे हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से मान बना रहे हैं तो 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे आगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब हम 1 में रख देंगे तो 1 हमारा क्या है कि x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है, 14 है। यहाँ पे हम x बराबर क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। यहाँ हो जाएगा x बराबर 4 प्लस वाई और प्लस में क्या है, y बराबर में कितना है, 14। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 प्लस वाई और y मिलकर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर में कितना है, 14। हम 4 को पक्षांतर कर देंगे तो 2y बराबर, तो 14 में से हम 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10। हम 2 से काट देंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो हमने यह देखा है कि हमको y बराबर 5 तो मिल गया है। अब यही मान उठा के हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। रखेंगे y का मान y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। हम y बराबर कितना रखने जा रहे हैं, -5, बराबर में कितना है, 4। y बराबर में 5 रख दिया तो x बराबर, यह 4 तो है लेकिन उधर जब चला जाएगा -5 तो उधर जुड़ जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9। तो अब यहाँ पे फाइनल उत्तर दे देंगे कि x बराबर 9 आया है और y बराबर क्या, 5। यही इस समीकरण का आंसर होगा। ठीक है ना। अब सोचिए हमको क्या करना है, हमको कैसे हम हल करेंगे। आपको दो समीकरण दिया गया था, ठीक है, दोनों में से आप किसी एक की सहायता से, चाहे दो की सहायता लीजिए चाहे एक की, इनमें से किसी एक मान को हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण से हम लोग x या y का, दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे। तो हमने देखा समीकरण 2 लिया और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है ना। जैसे ही x का मान हमने 2 से निकाला, इसी x का मान हम 1 में रखेंगे। 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। तो हमने इसको उठा के समीकरण 1 में रख दिया। लिखे ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रख रहे हैं तो 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 14। हमने इसको हल किया तो हमको y का मान मिल गया 5। अब आप जब y का मान 1 मिल गया तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे y का मान आप 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ताकि हमको x का मान मिल जाए। तो हमने y का मान हम उठा के 2 में रख दिया, जहाँ से हमको x का मान मिल गया। तो हमने x और y का मान हमको मिल गया कि x का मान 9 और y का मान हमको 5 मिल गया। ठीक है ना।
अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल आपसे ये कह रहा है कि यस माइनस टी बराबर 3। कहा है यस माइनस टी बराबर में 3, और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है? यस बटा 3। कहा है यस बटा 3 प्लस टी बटा 2। यस बटा 3 और यस बटा टी बटा 2 बराबर में कितना है? 6। अब हमको समीकरण नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं, इसको भी हम 2 नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सा हल करके और छोटा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2s, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3t बराबर में कितना? 6। 6 इधर भेज देंगे तो 2s प्लस 3t बराबर में 6 के 36। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। हमने इसको थोड़ा सा इजी कर लिया हल करके, ताकि वो बटा खत्म करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने यह जो स्मॉल यस लिख दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, जैसा एग्जाम क्वेश्चन में दिया है हमको वैसा ही यस लिखना है। तो यह हो जाएगा 2s, ठीक है ना। अभी हमारे 2 समीकरण बन गए हैं। अब हम चाहें तो किसी एक समीकरण से, चाहे पहले या दूसरे से, हम किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि सबसे आसान है समीकरण 1। यहाँ से हमने टी को पक्षांतर करेंगे तो यस का मान हमको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण एक क्या कह रहा है? यस माइनस टी बराबर कितना है? 3। तो हमने टी को पक्षांतर कर दिया तो यस बराबर हमको मिला 3 प्लस टी। यस बराबर हमको क्या मिला? 3 प्लस टी मिल गया। लिखेंगे यही यस का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। एक से हमने बनाया तो 2 में रखेंगे। लिखेंगे यस का मान समीकरण, यस का मान समीकरण कितने में? 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 हमारा है 2s प्लस 3t बराबर में कितना है? 36 है। तो यहाँ पे यस का मान रखिए, 2 कोष्टक, यस का मान क्या है? 3 प्लस टी है, 3 प्लस टी, फिर प्लस में क्या है? 3 इंटू में टी है बराबर में कितना है? 36 है। तो 2 का गुणा करिए, 2 तिहाई 6, 2 का टी में गुणा करेंगे 2t प्लस 3t तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। और बराबर में कितना चल रहा है? 36। तो हो जाएगा 6 प्लस 5t बराबर में 36। 6 को इधर हम इधर पक्षांतर कर देंगे, 5t बराबर 6 इधर घट के कितना आ जाएगा? 30। तो t बराबर 5 6 का 30, तो t बराबर हमको 6 मिल गया। जैसे हमको t बराबर 6 मिल गया, अब इसके लिए आप स्वतंत्र है कि t का मान आप कहाँ रखने वाले हैं। चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में। अगर हम 2 में रखेंगे तो हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा, अगर 1 में रखेंगे तो हमको कैलकुलेशन कम करना होगा, ताकि हमको वहाँ से यस का मान मिल जाए। लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा क्या कह रहा है कि यस माइनस टी बराबर में कितना है? 3। तो यस माइनस टी का मान कितना है? 6 बराबर में 3, तो उसको पक्षांतर कर देंगे तो यस बराबर आ जाएगा 9। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यस बराबर 9 है और टी बराबर क्या है? 6। यही आपके जो समीकरण का हल है, यस बराबर 9 और टी बराबर 6। क्या आपने सही लगाया है? तो यस का मान यहाँ पे अब 9 रखेंगे, टी का मान अगर 6 रखेंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब आपका मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए माना क्या है? सत्य है। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या कहा है? कहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर में 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर 9x माइनस 3y बराबर 9, यानी इसी का 3 गुना कर दिया है। तो इसका हम भी 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 3y बराबर 9। सीधा सीधा समीकरण है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 हमने मान लिया है। अब हमको यहाँ से किसी एक समीकरण की सहायता से हमको मान निकालना है। तो हम चाहे समीकरण 1 की सहायता लें, चाहे समीकरण 2 की सहायता लें। तो आइए समीकरण 1 की सहायता ले लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3।
हम y को पक्षांतर कर देते हैं तो 3x बराबर हमारा हो जाएगा 3 प्लस वाई। हमको x का मान चाहिए इसलिए 3 को इधर बटा में भेज देंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा में क्या 3। हमने x का मान निकाल लिया है, हमको कुछ भी मिले बस हमने x का मान निकाल लिया है। ठीक है, आप चाहे इसे समीकरण 3 का भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ से x का मान उठाएंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, बस एक से बनाना है दूसरे में रखना है, दूसरे से बनाना है पहले में रखना है। तो हमने यहाँ एक से बनाया तो किस में रखेंगे, दूसरे में। x का मान हमको जो भी प्राप्त होगा उठा के दूसरे में रख देंगे। x का मान समीकरण कितने में, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, 9x माइनस 3y बराबर में 9 है। यहाँ 9 कोष्टक में x का मान क्या है, 3 प्लस वाई बटा में क्या है 3, कोष्टक बंद, माइनस 3y बराबर में कितना है, 9 है। हम जानते हैं कि 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार में आ जाएगा 3, कोष्टक में 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर में 9। गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर में इधर क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये चीजें देख रहे हैं तो हल कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 9 प्लस 3 से 3 हो जाएगा 0 बराबर 9। तो इसका मतलब जब हम इसको हल कर रहे हैं यहाँ तो बराबर मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ये दोनों समीकरण एक ही है। ठीक है ना, एक ही कह सकते हैं, या आप यह कह सकते हैं कि इसके जो हल होंगे वह अनंत होंगे। इसके हल क्या होंगे, अनंत होंगे, क्योंकि ये संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, संपाती समीकरण है, कह सकते हैं संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो यह रैखिक समीकरण है इसलिए आप कह सकते हैं कि यह संपाती होगा। या आप यह लिख सकते हैं कि इसके जो अनंत होंगे वह क्या होंगे, इसके हल जो होंगे वह अनंत होंगे। लिखेंगे इसके हल अनंत होंगे। इसके हल क्या होंगे, अनंत होंगे। ठीक है ना, इसके हल क्या होंगे, अनंत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं चौथा वाला, तो चौथा वाला सवाल है आपके सामने कि 0.2, चौथा सवाल है, चौथा 0.2x प्लस 0.3y बराबर में क्या दिया है, 1.3। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा वाले में क्या दिया हुआ है, दूसरा ने दिया 0.4x प्लस में 0.5y, फिर दिया है बराबर में 2.3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में एक एक अंक बाद दशमलव दिया है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक छोटा सा रूल फॉलो करना है। अगर एक एक अंक पे दशमलव है तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं तो दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इधर 10 के गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 2x, इधर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3y, और बराबर में क्या हो जाएगा 13। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसमें भी एक एक अंक पे दशमलव है तो 10 से गुणा हम कर देंगे दोनों पक्ष में, तो यह हो जाएगा कितना, 4x प्लस 5y बराबर में क्या आ जाएगा 23, समीकरण नंबर 2। गुणा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसे भी कर देंगे तब भी आपका क्या है, सही है। कोई जरूरी नहीं कि आप गुणा करके दिखाएं कि हमने गुणा किया है। ठीक है, अब यहाँ से हमको हल करना है, सेम प्रक्रिया, किसी एक समीकरण को उठाइए। चलो हम लोग समीकरण किसको उठाते हैं, समीकरण 1 को उठा लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 13 दिया हुआ है। अब इसी को हल करेंगे हम, 3y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 13 माइनस में क्या हो जाएगा 3y। तो हम x बराबर जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटा में 2। यही x का मान जो हमको मिल गया है। अब x का मान हमको मिल गया है, तब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, x का मान उठा के हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, चाहे 2 में रखें चाहे 1 में रखें। ठीक है, रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा कितना है, समीकरण 2 हमारा है 4x प्लस 5y बराबर में क्या है 23। तो यह हो जाएगा 4 कोष्टक में x का मान कितना है 13 माइनस 3y, कितना है 13 माइनस 3y बटा में कितना है 2।
तो यहाँ बटा में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, कोष्टक बंद, प्लस में क्या है 5y बराबर में है 23, 2 से हम इसको काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 बार 13 माइनस 3y बराबर में कितना है 5y बराबर में 23, 13 दूनी 26 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 6y प्लस में क्या आएगा 5y बराबर में 23, तो यह हो जाएगा 26 और यह माइनस में 6 प्लस में 5 हो जाएगा माइनस वाई बराबर में 23, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस वाई बराबर 23 माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 26 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई बराबर घटा देंगे तो क्या आएगा -3, तो वाई बराबर हमको क्या मिल जाएगा 3, तो हमने यहाँ से वाई का मान निकाल लिया है। अब जब हमको वाई का मान मिल गया है तो हम वाई का मान चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, लिखेंगे वाई का मान, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, किसी एक में रख दो, चलो हम लोग रख देते हैं एक में ही, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर में 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे y का मान कितना मिला है 3 बराबर में 13, तो 2x प्लस 3 त्रिका क्या आ जाएगा 9 बराबर में 13, अब हम 9 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 4, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2, तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर 2 आएगा और y बराबर क्या आएगा 3, यही आपके समीकरण का हल होगा। क्या ये हमारा उत्तर सही है, आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ x यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ y यहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9, 9 4 13, उत्तर को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है समीकरण को। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं इसमें अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 5वां। बस कुछ नहीं करना है, एक से मान निकाल के दूसरे में रखना है। 5वां का √2x प्लस √3y बराबर में कितना दे रखा है 0 और √3x माइनस √8y बराबर में 0 दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ पे 5वां लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर में क्या है 0, ठीक है। दूसरा हमारा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा हमारा है √3x फिर है माइनस √2y बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को पक्षांतर कर लेते हैं। चलिए माइनस से किसी को देखते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है कि करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2y बराबर 0, हमने इसको पक्षांतर कर देंगे। करड़ी में 3x बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 2y, तो x बराबर हमारा हो जाएगा करड़ी में 2y बटा में क्या करड़ी में 3, यह क्या हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हम इसको यहीं भी छोड़ देते हैं। आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, इसका मान हमको तो मिल गया है, अब यही मान उठा के हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, ठीक है ना। देखेंगे x का मान हम लोग किस में रख देते हैं, 2 से बनाए तो 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में, एक हमारा क्या है करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर में 0 है, तो x का मान रखिए करड़ी में 2, x का मान है करड़ी में 2y बटा में क्या है करड़ी में 3 कोष्टक बंद प्लस करड़ी में 3y बराबर में 0, ठीक है ना। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग जो है रूल फॉलो करते चलिए। बस करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2y बटा में करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3y बराबर में 0 है, ठीक है ना। अब इसी को हमको हल करना है, जिसके बटा में कुछ नहीं तो उसके बटा में हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, करड़ी में 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा करड़ी में 3 आएगा, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा तो एक बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, फिर प्लस है तो प्लस
अब देख रहे हैं 1 से कड़ी में 3 में भाग करेंगे तो कड़ी में 3 बार जाएगा। कड़ी में 3 का गुणा अगर आप कड़ी में 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3, तो आएगा 3y और बराबर में क्या चल रहा है 0। इसको उधर 0 की तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा 3 2 5y बराबर 0। तो y बराबर भी ये देखिए 3 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 हो गया। कड़ी में 3 का गुणा 0 में क्या है 0 है। 3 तो 5 हो गया। हमको y का मान चाहिए इसलिए 5 को इधर भेजेंगे। यह भी क्या हो जाएगा 0। y का मान हमारा 0 हो गया। अगर y का मान हमारा 0 हो गया तो y का मान हम लोग किस में रखते हैं, देखेंगे y का मान समीकरण नंबर किसी में रख दीजिए। चलिए 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, करड़ी में 3x कहा है कि करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2y बराबर 0। तो करड़ी में 3x और करड़ी में 2y बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 गुणे y का मान 0 बराबर 0। तो करड़ी में 3x 0 गुणा करेंगे तो 0 बराबर में 0। तब इसको उधर 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी करड़ी में 3x बराबर 0 तो x बराबर भी 0 मिलेगा। यानी इस समीकरण का हल जो हमको मिला x और y दोनों हमको किसके बराबर मिले 0 के बराबर मिले हैं। ठीक है ना। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करें कि इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण से हम लोग x या y का मान बना ले रहे हैं। उसको उठा के अगर 2 से बना रहे हैं तो 1 में रख रहे हैं, 1 से बना रहे हैं तो 2 में रख रहे हैं। ठीक है। रखने के बाद तुरंत ही हमको एक मान प्राप्त हो जाता है। x या y का एग्जैक्ट मान हमको मिल जाता है। वही मान उठा के हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 या 1 में रख के वहां से एक दूसरा मान निकाल लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पे y मिल गया 0 तो हमने हल कर रखे हमको x बराबर मिल गया 0। तो हमारा x और y दोनों किसके बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है पांचवा है। पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है उसको देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, पांचवा छठवां क्वेश्चन है। कहा है 3x/2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर में -2 दे रखा है। ठीक है ना। तो आइए लगाते हैं इसको भी। दे रखा है छठवां क्वेश्चन। कहा हुआ है कि 3x बटा में 2 फिर उसके बाद दिया माइनस 5y बटा में 3 बराबर में कितना दे रखा है -2 दे रखा है। पहले इसको समीकरण ना मान के पहले इसके बटा को खत्म करने का प्रयास करिए। तो सीधी सी बात इसको हल कर दीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x। इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10y बराबर में -2। इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर में -12। समीकरण नंबर 1 आपने समीकरण 1 बना लिया है। ठीक है ना। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस जो सवाल में दिया था बस वही हम लोगों ने उसको हल करके सीधा से समीकरण बना दिया है। इसने कहा था 3/2 x माइनस 5/y बराबर में -2 है। हमने इसके बटा को खत्म करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लिया और 2 से अगर 6 में भाग करोगे 3 3 त्रिका 9, 3 से 6 में भाग करोगे 2 2 बचे 10 बराबर -y। हमने इसको इधर भेज दिया, इधर जाके गुणा हो गया। तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। इसी प्रकार से आपका समीकरण 2 क्या के लिए क्या दिया है x/2 प्लस में दिया है y/2। ठीक है ना। तो यहाँ पे x/2 नहीं बल्कि x/3 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x/3 प्लस y/2 बराबर में आपका आ जाएगा 13/6। इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 का x में करेंगे तो 2y प्लस 3 का y में करेंगे तो 3y बराबर में 13/6। 6 से 6 कट गया तो 2x प्लस 3y बराबर में 13। यह समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम लोग x और y का मान निकालने वाले हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि समीकरण 1 की सहायता ले लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है 9x माइनस 10y बराबर में -12। ठीक है। अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 9x बराबर -12 तो यह हो जाएगा प्लस में 10y। तो x बराबर हमारा हो जाएगा -12 प्लस 10y बटा में क्या है 9। तो यही मान हम लोग किस में रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में हमने 1 से बनाना है 2 में रखना है। 2 हमारा क्या है 2x प्लस 3y बराबर में 13 है।
तो यहाँ पे दो कोष्टक में x का मान क्या है, -12 प्लस 10y बटा में 9 है, फिर प्लस में क्या है 3y बराबर में 13। तो दो का अंदर गुणा हम कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 10 गुना 20y और बटा में क्या है 9। और इधर अगर हम देखेंगे तो कुछ नहीं तो प्लस में क्या है 3y बराबर में 13 बटा में कुछ नहीं तो 1। 1 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9। तो 1 और 9 का एलसीएम 9 है, 9 से हम भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -24 प्लस में 20y। ठीक, प्लस 1 से 9 में भाग करेंगे तो भाग 9 बार जाएगी, 9 त्रिक 27y बराबर में क्या आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है, तो यह -24 तो रहेगा ही। ठीक है, अब 20 में अगर आप 27 जोड़ने जा रहे हैं तो यह हो जाएगा प्लस में आपका 47y बराबर है 13 9 117 होता है। ठीक है ना, 13 गुणा 9 में जाएगा 13 9 117 और -124 को उधर भेज दीजिए, तो 47y बराबर 117 प्लस में क्या आ जाएगा 24। ठीक है, अब जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 47y बराबर 7 4 11 141 हो जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है 3 बार में इसको काट देगा। 47 अगर हम 3 बार में काटेंगे 141 को तो y बराबर हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमको y का तो मान मिल गया है। अब इसी y का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो रख देंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में, y का मान समीकरण 1 में, y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है कि 9x -10y बराबर -12। ठीक है, तो y का मान हमको 3 रखना है, यह हो जाएगा 9x -10 गुणे y का मान 3 बराबर में -12। तो 9x माइनस में 30 बराबर में -12, उधर पक्षांतर कर देंगे तो 9x -12 में प्लस क्या जुड़ जाएगा 30, तो यहाँ पे यह हो जाएगा 9x बराबर में क्या आएगा 18। ये काट देंगे तो x बराबर क्या आएगा 2। तो आप लिख देंगे कि x बराबर 2 और y बराबर हमारा क्या आएगा 3 आएगा। y बराबर हमारा क्या आएगा 3 आएगा। यही आपके समीकरण का हल होगा। ठीक है, बस हमने क्या किया, जो भी हमको दिया था हमने समीकरण 1 और 2 बनाया। समीकरण 1 की सहायता से हमने x का मान निकाला, यही मान उठा के समीकरण 2 में रख के हल करते हैं चले आए, y का मान मिल गया। फिर y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख के वहां से लिखे तो x का मान मिल गया। तो हमारा जो x और y का जो हल आया, x बराबर 2 y बराबर 3। यह था आपके प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर दूसरे प्रश्न में कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यहाँ पर हमको यम का मान निकालना है। ठीक है, हम यम का मान तो भी बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग इन समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर में 11 दिया है और यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण आपके सामने रख दिया गया है कि 2x माइनस 4y बराबर में -24, यह आपका समीकरण नंबर 2 है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमको हल करके x और y का मान निकालना है और उस मान को ले जाके इस y बराबर mx प्लस 3 में रख देंगे, तो यहाँ से हमको m का मान मिल जाएगा। अब इसको हम किस विधि से हल करेंगे, हमारे पास दो विधियां हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी के लिए यह तो हमारा जो चैप्टर है प्रश्नावली 3.2, इसमें सारे क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अगर इसके बाद एक विधि और है विलोपन, उसको हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद एग्जाम में अगर आपके सामने यह प्रश्न आता है तो आप उसमें अगर नहीं कहता है कि आप किस विधि से हल करेंगे, तो आप तीनों में से कोई विधि लगा के इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो इसमें हम यह देखेंगे प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण से मान बनाते हैं, उसको उठा के किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलो इससे मान बनाते हैं समीकरण 2 से, लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे 2x माइनस 4y बराबर -24 है।
तो पहले हम 2 से काट के सबको छोटा कर लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में माइनस 12 आ जाएगा। ठीक, अब हम माइनस 2y को पक्षांतर करने जा रहे हैं। जैसे ही माइनस 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर माइनस 12 प्लस में 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर में आ जाएगा माइनस 12 प्लस में 2y आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसी x के मान को उठा के हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 से बनाया, इस मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 11 है। इसी में हम x बराबर क्या रखने जा रहे हैं? माइनस 12 प्लस 2y। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? प्लस 3y बराबर में 11, 2 का गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4y बराबर प्लस 3y बराबर में क्या आ जाएगा? 11। यहाँ पे माइनस 24 है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7y बराबर 11 प्लस में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 7y बराबर 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 35। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। जैसे ही हमको y का मान मिलेगा, वैसे ही हम y का मान उठा के इन दोनों में रख के हल करेंगे, यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा, या इसे हम समीकरण नंबर 3 का नाम देके इसमें भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस y का मान हम लोग क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी y का मान ला के समीकरण 3 में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम करनी है और इस समय कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर आप y का मान चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या कहता है कि x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, तो x बराबर माइनस 12 प्लस 2 गुणे y का मान कितना है? 5, तो x बराबर माइनस 12 प्लस में कितना आ जाएगा? 10, 2 बचे 10, हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -2, हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपने मान निकाला कि x बराबर -2 मिला और y बराबर क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, अब यही नहीं, आपको इसमें m का मान निकालना था, तो आगे अब चलेंगे, लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3, तो y बराबर mx प्लस 3 यह दिया गया समीकरण है। इसमें x व y के मान रखने पर, x व y के मान रखने पर, जब हम x और y के मान रखेंगे तो y का मान कितना है? 5, m गुणे x का मान क्या है? -2 और प्लस में क्या है? 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग या 3 को इधर पक्षांतर करते जाएगा, 5, 3 इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में, और यह हो जाएगा -2m। ठीक है, घटा देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बराबर माइनस में 2m, काट देंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, m बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, यह तो था आपका m का मान निकालना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि हल किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो सवाल जब प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है तो आप परीक्षा में भी इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। हालांकि एक विधि और है जो कि विलोपन विधि, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इन सवालों को हम लोग पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना दिया गया है? 26 दिया गया है। का एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और उनमें से एक संख्या जो है दूसरी की कितनी है? 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात करना है हमको। तो आइए, जब हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं, कहेंगे माना। माना, अब यहाँ पे दो संख्या का है ना, माना
पहली संख्या या एक संख्या? पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या कितना है? y है। और उसने सबसे पहले क्या बताया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है? 26 का। लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त इसकी क्या है कि दोनों का अंतर कितना है? 26 है, यानी पहली और दूसरी संख्या को हम आपस में घटाते हैं तो अंतर कितना आता है? 26। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। फिर कह रहा है कि एक दूसरी शर्त अब इसकी है, अब यहाँ पे हमारी होगी इसकी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में कहा जा रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या का मतलब पहली संख्या कह रहा है। एक संख्या जो है दूसरी की कितनी है? 3 गुनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3y। यह समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है। हमने देखिए समीकरण बना लिए। अब इसके हल को हमको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम जानते हैं कि हमको समीकरण बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता है कि x बराबर 3y है। जब x बराबर 3y तो यही मान उठा के हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान कहाँ रखने जा रहे हैं? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 26। x से हम क्या रख सकते हैं? 3y। तो हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर में 26, घटा देंगे तो 2y बराबर में क्या आएगा? 26। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 13। यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। चलिए हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में हम रख रहे हैं, समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y। तो x बराबर 3y का मान है 13। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3×3 = 39। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको दोनों संख्या पता चल गई। लिख देंगे पहली संख्या, पहली संख्या x बराबर कितना है? 39 है। और दूसरी संख्या जो हमारी है वह है हमारा y। y बराबर कितना है? 13 है। यही आपके प्रश्न का क्या है? हल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए साफ साफ उसमें बताया गया, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या यहाँ पे दोनों का अंतर 26 है? बिल्कुल। 39 और 13 का अंतर कितना है? 26 है। फिर कहा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। यहाँ पे देखिए एक संख्या जो है वह दूसरी की कितनी है? 3 गुनी है। तो यह संख्या जो है दूसरी कितनी है? 3 गुनी है, क्योंकि यह 13 है, इसका 3 गुना कितना है? 39 है। ठीक है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इन दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। कोई बात नहीं है, याद रखिएगा संपूरक कोण जो होते हैं उनके कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश होता है। यहाँ पे दो कोण हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो लिखेंगे माना, माना बड़ा कोण बराबर कितना है? x। और छोटा कोण ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा छोटा कोण, छोटा कोण, छोटा कोण हमारा हो जाएगा y। ठीक है। बड़ा कोण x और छोटा कोण y। कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो बड़ा कोण जो हमारा कितना है? x। और छोटा कोण कितना है? y। और अधिक है इसलिए इसमें 18 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो x बराबर आ जाएगा y + 18। ये आपका समीकरण नंबर 1। और ये आपकी थी प्रथम शर्त, यानी पहली शर्त जो थी कि कहा था कि बड़ा कोण जो होगा छोटे कोण से 18 अधिक होगा। तो हमने बड़ा कोण जो था छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है।
अब दूसरी शर्त इसकी क्या है? दूसरी शर्त यह है कि उसने बता रखा है यह जो कोणों का योग है वह संपूरक है। यानी दो संपूरक कोण का मतलब यह है कि दोनों को जोड़ने के बाद 180 अंश आना चाहिए। यानी x प्लस वाई बराबर 180, यह संपूरक की शर्त है। अगर पूरक कहता तो हम 90 के बराबर रखते हैं, यह संपूरक कहा गया है तो हम लोग 180 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो दो हमारे संपूरक कोण होंगे उनका योग कितना होगा 180, और उसने कहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से क्या होगा 18 अधिक होगा, हमने कर दिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों समीकरण बन गए हैं। अब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको किसी एक समीकरण से, एक पहले या दूसरे समीकरण से एक्स या वाई हमको मान निकालना होगा। जबकि आप समीकरण एक में देख रहे हैं कि एक्स बराबर आपको ऑलरेडी पता है कि वाई प्लस 18 है। इसी मान को उठाकर आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। ऐसे लिख सकते हैं एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में हम रखने जा रहे हैं तो हमारा समीकरण 2 है क्या कि x प्लस वाई बराबर है 180। इसी में हम जब यह मान रखेंगे इसका x का, तो x का मान कितना है y प्लस 18, और ऑलरेडी पहले से है y बराबर में 180। तो y क्या y हो जाएगा, 2 y हो जाएगा, यह हो जाएगा 180, 18 उधर घटाएंगे तो हो जाएगा -18। ठीक है, तो हो जाएगा 2y बराबर, अब 180 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 162 अंश। कितना आ जाएगा 162, तो हम काट देंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 2 8 16 और 2 1 कम 2 यानी 81 आ जाएगा। ठीक है, अब यही y का मान उठा के हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। चलिए यही y का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 18। ठीक है, तो y प्लस 18 जब हो जाएगा तो x बराबर y का मान कितना रखेंगे 81, और प्लस में कितना 18, तो जोड़ देंगे तो हमको 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 99 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो यह इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दो पूरक कोण पूछा गया था। लिखेंगे बड़ा कोण, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे बड़ा कोण x बराबर कितना है 99, और छोटा कोण y बराबर कितना आ जाएगा 81। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा, और दोनों के बीच में कितने का अंतर है 18 का है। ठीक है ना, अब यह हो गया आपका दूसरा। तीसरा सवाल कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हमको नहीं पता है तो हम लोग एक एक का मान लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ से हल होने जा रहा है। कहेंगे माना माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं x रुपए है। अच्छा, एक गेंद है, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए है। तो हमको ये नहीं पता था कि एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य क्या होगा, हमने मान लिया। अब इसकी प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त यही है, प्रथम शर्त में यही कह रहा है कि जो है 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में है। 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x, और एक गेंद का y तो 6 गेंद का 6y, कितना मूल्य हो जा रहा है 3800 रुपये हो जा रहा है। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दूसरी शर्त में कहा जा रहा है
कि वह 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में, 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो एक बल्ला x का तो 3 बल्ला 3x, और यहाँ पर 5 गेंद ले रहा है, एक गेंद y का तो 5 गेंद 5y, यह कितने का है? 1750 रुपए का। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, एक बार हम मिला लेते हैं, फिर उसके बाद समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पे 7 बल्ला 6 गेंदे 3800, 7 बल्ला 6 गेंदे 3800, 3 बल्ला 5 गेंदे 1750, 3 बल्ला और 5 गेंदे 1750, हमारा दोनों समीकरण सही है। अब हम लोग इन्हीं को हल करेंगे, और हल करके हम लोग यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, तो हमको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पता चल जाएगा। तो किससे क्या करें? चलो समीकरण नंबर 2 से ही शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इससे कैलकुलेशन ज्यादा होगा, घबराइएगा मत। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करने वाले हैं? समीकरण 2 हमारे पास है कि 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। हम इसको क्या करते हैं, 5y को पक्षांतर कर देते हैं, तो 3x बराबर 1750 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। हमको x का मान चाहिए, इसे 3 को भी इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y, और बटा में क्या आ जाएगा? 3। यानी हमको यहाँ से x का मान मिल गया। आप चाहें तो इसे समीकरण 3 का नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब यही x का मान उठा के हम लोग किसी एक समीकरण में रखने वाले हैं। चलिए किस में रख देते हैं? हम लोग समीकरण 2 से बनाए हैं, तो 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है कि 7x प्लस 6y बराबर है 3800। तो यह हो जाएगा 7 कोष्टक में x का मान कितना है? 1750 माइनस 5y बटा में 3, 1750 माइनस 5y बटा में क्या है? 3, 1750 माइनस 5y बटे में 3 है। ठीक है, कोष्टक बंद हो जाएगा, और प्लस में क्या चल रहा है? 6y बराबर में कितना हो जाएगा? 3800। 7 का हमको गुणा करना पड़ेगा अंदर। ठीक है ना? जब हम 7 का गुणा करेंगे इधर अंदर, तो 7 का 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 3 का हो जाएगा। 7 सते 49, 49 3 52 के 2 हासिल 5 का हो जाएगा। 7 एक कम 7, और 7 5 12 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12,250 माइनस में 7 बचे 35y, और पूरे के बटा में क्या चलेगा? 3। ये पूरे के बटा में क्या रहेगा? 3, और प्लस में क्या है? 6y, इसके बटा में कुछ नहीं, इसके बटा में 1, बराबर में क्या होगा? 3800 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। 3 से हम 3 में भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का इसमें हम गुणा करेंगे तो इसके मान कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह होगा 12,250 माइनस में कितना आएगा? 35y, और प्लस यहाँ पर है जाएगा, 1 से भाग करेंगे 3 में तो भाग 3 बार जाएगी, 3 का 6 में उड़ेंगे, 6 का 18 हो जाएगा, यहाँ 18y बराबर में कितना आएगा? 3800 आएगा। कितना आ जाएगा? 3800। अब इसके बाद के मान हम लोग यहाँ नीचे हल करते हैं। ठीक है, अगर हम यह देखेंगे यहाँ पे जो हमारा, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको साइड में कर दीजिए। तो हम यहाँ से जब कंटिन्यू करेंगे तो जाएगा 2250 माइनस 35y प्लस 18y बटा में क्या है? 3 बराबर 3800। ठीक है, अब यहीं से आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे, वहाँ जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब हम इसके बाद कैसे हल करेंगे? 3 को पक्षांतर किए हैं, उस तरफ भेज देंगे, गुणा में उधर जाए, बटा में उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 12,250। अब यहाँ पे इसको हल करिए, यह माइनस 35 और यह प्लस 18 है, तो यह घट जाएगा। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, क्योंकि यह माइनस और 18 है, माइनस 35 प्लस 18 जोड़ेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा? 17y बराबर भाई 3800 तो पहले से था, लेकिन 3 इधर बटा में इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। ठीक है ना? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 17y बराबर, अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हासिल 2 का,
3 त्रिका 9 2 11 11,400। अभी 12,225 12,250 है, इसको इधर भेज दीजिए, इधर आके माइनस हो जाएगा 12,250। अब इसी को घटाना है, तो अब यह देखिए यह कम है और यह ज़्यादा है, जब भी हम घटाएंगे तो हमको किस में मिलेगा, माइनस में। आइए घटा के देख लेते हैं, 12,250 में से हम घटाने वाले हैं 11,400। घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा, यह 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा 12 में से 8, 850 आ जाएगा। तो माइनस 850, इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस 17y। तो हम जानते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा तो 17 पच्चे 85, तो y का मान आ जाएगा 17 पच्चे 85 और यह 0, तो y का मान हमको 50 मिलेगा। y का मान हमको क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा, ठीक है ना। जब हमको y का मान 50 मिल जाएगा, अब हमको पता चल गया कि y जिसको हमने गेंद माना था उसका मूल्य कितना है, 50 है। अब इसी की सहायता से हम लोग x का भी मान निकाल लेंगे। देखेंगे y का मान समीकरण किसी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो आप इधर 3 बनाए इसमें रख सकते हैं, 2 इधर है 1 इधर है, किसी में भी रख दीजिए। तो चलिए हम 3 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब हम रखने जा रहे हैं तो हमारा x बराबर है 1750 माइनस 5y बटा में कितना है 3, इसी में हम y का मान कितना रखने जा रहे हैं, 50 रखने जा रहे हैं। तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे y का मान कितना रखेंगे 50, तो बटा में कितना चलेगा 3। तो x बराबर 1750 माइनस यह कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। बटा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, 1750 में से हम 250 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 1500। 1500 बटा 3 काट देंगे कितना आ जाएगा, 500। यानी x का मान यहाँ पे कितना आ गया है, 500 आ गया है। अब यहाँ पे हमने x का भी मान निकाल लिया है और y का, तो फाइनल उत्तर दे दीजिए कि एक बल्ले का मूल्य, तो बल्ले को हम लोगों ने क्या माना था, बल्ले को हम लोगों ने माना है x, तो यह एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना है, 500 रुपये है, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना है, 50, ध्यान देंगे y बराबर कितना है, 50 रुपये है, ठीक है। यह तो था आपके प्रश्नावली 3.2 के तीसरे के 3 सवाल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल क्या दिया गया है, चौथे सवाल में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब समझिए, कह रहा है कि एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई टैक्सी आप बुक करते हैं तो वह कहता है कि हम सिर्फ चलने के लिए आपसे कुछ रुपए लेंगे, मान लीजिए 100 रुपये कह रहा है कि हम 100 रुपये लेंगे, उसके बाद जितना दूर आप जाएंगे, उसके बाद जितना दूर जाएंगे उसमें जो है हर किलोमीटर का आपको अलग से किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो वह एक नियत किराया या होता है, उसमें 2 किराया जुड़ता है, मतलब पहले वह उसका नियत किराया एक होता है और उसके बाद उसने कहा ना एक नियत भाड़ा होता है और उसका हर किलोमीटर का वह अलग से चार्ज करता है, ठीक है ना। तो वह 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति गया 105 रुपया दिया, कोई 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपया दिया। तो पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो कितना रुपये देगा। तो हमको नियत किराया और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या नहीं पता है। नियत किराया का मतलब ये सिर्फ वो जाने के लिए अगर वो तैयार होता है उसका वह अलग से चार्ज करता है कि हमारा इतना चार्ज है हम जाएंगे, फिर उसके बाद वो जितना दूर आप जाएंगे हर किलोमीटर को वह अलग से चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जोड़ के यह जो 105 रुपया है इसमें नियत किराया और यह 10 किलोमीटर दूरी का दोनों का किराया जोड़कर है। तो हम कह देंगे माना नियत किराया
नियत किराया कितना है, x रुपए है। अच्छा, फिर प्रति किलोमीटर किराया कितना है, प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया है y रुपए। हमको नहीं पता था, हमने मान लिया कि नियत किराया x रुपए है और प्रति किलोमीटर किराया कितना है, y। अब पहली शर्त में व्यक्ति कितना दूर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। लिखेंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। देखिए, अगर वह पहले से 10 किलोमीटर जा रहा है तो पहले उससे वह नियत किराया ले लेगा। भाई हमारा 100 रुपये तुम्हारी नियत है, पहले हमको दे दो। और अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 किलोमीटर का वाई, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 वाई। टोटल जोड़ के उससे उन्होंने कितना ले लिया था, 105 रुपया ले लिया था। यहाँ पे हो जाएगा 105। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समझिए फिर से कि टैक्सी का जो नियत किराया होता है वह कितना है, 100 रुपये है। और हर किलोमीटर का आप जाएंगे कितना देना पड़ेगा, वाई। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए नियत किराया मान लीजिए 100 रुपया का आता है और उसके बाद हर किलोमीटर का वह 50 रुपया चार्ज करता है। ठीक है ना। तो अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो कितने रुपये हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। 2 किलोमीटर जाना है तो 100 रुपया तो लेगा ही जाने के लिए। और 1 किलोमीटर का 50 और 2 किलोमीटर का 100, तो हो जाएगा टोटल कितना, 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से नियत किराया कितना है, हमने माना है x, और हर किलोमीटर का वह किराया कितना ले रहा है, y। तो वह जाने के लिए से तैयार हुआ, यानी उसका नियत किराया है 100 रुपये। अगर वह 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 वाई। टोटल जोड़ के कितना ले लिया था, 105 रुपये ले लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर गया तो कितना रुपया दिया, 155 रुपया। तो दूसरी शर्त में यह है, यह इसकी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में देखिए, नियत किराया तो उससे लेगा ही, 100 रुपये है। लेकिन वो कितना दूर लेके जा रहा है, 15 किलोमीटर, तो हो जाएगा 15 वाई। अगर 1 किलोमीटर किराया वाई तो 15 किलोमीटर किराया कितना, 15 वाई। तो नियत किराया और किराया जोड़कर टोटल कितना रुपया लिया गया, 155 रुपया लिया गया। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। आपसे 25 किलोमीटर का पूछा जा रहा है तो आप बता देंगे जब आपको x और y का मान मिल जाएगा तब। यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण तो बन गए हैं। इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हल करने वाले हैं। ठीक है। हम लोग किसी एक समीकरण से मान बना लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से बना लेते हैं। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से हमारा क्या है कि x प्लस 10y बराबर में कितना है, 105। इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो 105 माइनस में कितना आ जाएगा, 10y। x का मान हमको मिल गया। तो ये इसको हम चाहे तो समीकरण नंबर 3 का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। यही x का मान उठा के आप समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में, कहाँ पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब हम रखने जा रहे हैं तो यह हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155। x प्लस 15y बराबर कितना है, 155। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मान ला के रख देंगे तो हो जाएगा 105 माइनस में कितना, 10y, और प्लस में कितना है, 15y बराबर में 155 है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे ये हो जाएगा 105 है माइनस 10 है प्लस 15। ये जो हल करेंगे, ये माइनस 10 प्लस 15, ये कितना आ जाएगा, 5y बराबर में कितना, 155 है। बराबर 155 में से 105 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो y बराबर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। अब यही y का मान उठा के हम किसी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 2 3 में किसी में भी रख दीजिए। तो चलिए हम लोग 3 में रख देते हैं। ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यह आपकी लाइनिंग अलग है। ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है कि x बराबर 105 माइनस 10y। तो यह हो जाएगा 105 माइनस 10y। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे आपका यह हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 दहा में 100। 105 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। x का मान हमको 5 मिल गया और y का मान कितना मिल गया, 10 मिल गया। तो यहाँ पे x क्या है, हमारा नियत किराया है। नीचे लिख देंगे अतः नियत किराया
नियत किराया x बराबर 5 रुपये, और फिर उसके बाद कहा गया है कि प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया y बराबर कितना है, 10 रुपये है। ठीक है, यह जो होगा यानी, अच्छा हाँ एक चीज और, नियत किराया कितना है, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर किराया कितना है, 10 रुपया। पूछा गया था 25 किलोमीटर का किराया कितना होगा, कितना पूछा गया था, 25 किलोमीटर का किराया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 25 किलोमीटर का किराया। तो देखिए 25 किलोमीटर का किराया कितना होगा, पहले वह नियत किराया लेगा, क्या लेगा, नियत किराया प्लस 25 गुणे प्रति किलोमीटर का किराया, 25 गुणे प्रति किमी का किराया, यानी किराया। ठीक है, तो नियत किराया कितना लेगा, नियत किराया है 5 रुपये, एक्स का मान कितना है 5, और उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 10 रुपये। तो 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 गुणे 10 हो जाएगा, 5 प्लस यह हो जाएगा 250, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 255 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 255 रुपये आ जाएगा। नियत 25 किलोमीटर का किराया जो आएगा कितना आएगा, 255 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता तो वह 9/11 हो जाती है। फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती, तो वह भिन्न हमको बताना है। अगर भिन्न हमको नहीं पता तो हम मान लेंगे, कि ये आपका 5वां है। भिन्न आपको नहीं पता तो कह देंगे माना। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है, तो मान लेंगे कि जो भिन्न का अंश है वह x है और हर कितना है, y है। तो भिन्न क्या बन जाएगी, तो भिन्न बन जाएगी आपकी x/y। ठीक है, तो इसकी प्रथम शर्त क्या होगी, लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त इसकी क्या है, यह जो आपकी भिन्न है x/y, अब इसके साथ यह क्या करने के लिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने की बात किया जा रहा है, 2, तो +2 यह क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, 11 का गुणा x में करते हैं तो हो जाएगा 11x। ठीक है, 11 का गुणा हम 2 में करते हैं तो 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा y में करते हैं तो 9y प्लस 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18। तो हम 9 को पक्षांतर कर लेते हैं, 22 को इधर कर देते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रकार से रहने देते हैं, केवल हम लोग क्या करते हैं कि 22 को पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 11x बराबर 9y प्लस में 18 तो था ही, हम 22 को पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -22। तो हो जाएगा 11x बराबर 9y। अब 18 में से 22 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो यहाँ से x बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जब हम x बराबर निकालेंगे यह आएगा 9y -4 बटा में 11, जिसे हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारी प्रथम शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त देखिए क्या है, लिख देंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है, जो कि हमारा भिन्न है x/y। अब इसके साथ क्या करने के लिए कहा गया है, कहा गया कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, यह 5/6 हो जाती है। फिर ये गुणा कर दीजिए, बटा खत्म हो जाएगा। इसका गुणा 6x में करेंगे तो हो जाएगा 6x, 3 से करेंगे 6 3 18 बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y प्लस 5 3 15। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो आएगा 6x बराबर में कितना, 5y प्लस में 15 है, 18 को उधर करेंगे तो हो जाएगा -18। तो हो जाएगा 6x बराबर 5y
और 15 में से 18 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसे हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 1 का मान रखने पर तो समीकरण 2 हमारा क्या है, हमारा समीकरण 2 है 6x बराबर 5y-3। यहाँ पे हम x का मान रखने वाले हैं, कितना हो जाएगा 9y-4/11। दूसरे को बराबर हो जाएगा 5y-3। 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54y हो जाएगा। ठीक है। माइनस 6 चौके 24 बराबर, इधर 11 बटा में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणे 11 5y-3 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 54y-24 बराबर 11 पचे 55y -11 33। अब हम लोग क्या करते हैं कि y को एक तरफ करते हैं, गिनतियां को एक तरफ करते हैं, 55 को पक्षांतर कर देते हैं, तो जाएगा 54y -55y बराबर -33 तो पहले से था, 24 उधर जाएगा तो जाएगा +24। 55y में से 54y में से 55y घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -y बराबर, अब -33 में अगर हम +24 जोड़ने जाएंगे तो यहाँ से हमको मिलने वाला है -9। क्या मिलने वाला है, -9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमको 9 मिल जाएगा। अब y का मान तो मिल गया है, इसी मान को हम ले जाके किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए हम y का मान क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में रख देते हैं, चाहे 1 में रख दें या 2 में रख दें। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 9y-4/11 बराबर हो जाएगा 9 गुणे y का मान हमारा कितना है, 9 है, तो जाएगा 9 -4/11। तो x बराबर 9×9=81 -4/11। ठीक है। हम इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 77/11। 81 में से 4 घटाएंगे 77, 11 से 77 कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। ठीक है। तो हमको भिन्न मिल गई, लिखेंगे भिन्न, अतः भिन्न x बटा y बराबर x का मान 7 और y का मान 9, तो भिन्न कितनी होगी, 7/9 होगी। यही आपके जो सवाल पूछा गया था, भिन्न कितनी होगी, तो भिन्न कितना होगा, 7/9। सवाल में हम लोगों ने कुछ नहीं किया खास तौर से, जो कहा बस उसी को फॉलो किया। उसने हमसे भिन्न पूछा था, भिन्न हमको नहीं पता था, तो हमने भिन्न को में अंश और हर होते हैं, इसमें अंश को हमने x माना, हर को y माना, तो भिन्न हमारी बन गई x/y। ठीक है। फिर वह कहा कि भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़िए, 9/11 हो जाती है। हमने 2 जोड़ दिया, 9/11 हो गई, फिर तिर्यक हमने गुणा किया। ठीक है। तिर्यक गुणा करने के बाद हमने यहाँ से देख रहे हैं कि x की एक हमने वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। ठीक है। चाहे जिसे समीकरण बना के निकालिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको किसी एक का मान निकालना ही था, चाहे x का चाहे y का, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट x का निकाल दिया है कि हमको x की वैल्यू मिल गई 9y-4/11। फिर हमने क्या किया, दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त में यह थी कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता, तो वह 5/6 हो जाती है, तो हमने 5/6 कर दिया जोड़कर, फिर ये गुणा किया। यहाँ से हमने एक समीकरण बना लिया कि 6x बराबर -5y, 6x बराबर 5y -3, ये समीकरण 2 हमारा बन गया। हमने क्या किया, इसी समीकरण 2 में x का मान रख के हल किया, यहाँ से हमको y बराबर 9 मिल गया, और जैसे हमको 9 मिला, इसी 9 का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दिए। यहाँ से हमको x का मान मिल गया, तो हमको x का मान कितना मिला, x का मान 7 मिला, और भिन्न हमारी क्या थी, x/y। तो हमारा उत्तर भिन्न क्या बन गई, 7/9। हमारा उत्तर सही है गलत आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आप 2 जोड़ते हैं तो ये 9/11 हो जाती है, अगर 3 जोड़ते हैं तो यह 10/12, काट देंगे तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। आइए इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल में कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो वर्तमान आयु न जैकब की पता है, ना ही उसके पुत्र की पता है, तो हम मान लेंगे। बिना वर्तमान उम्र जाने हम सवाल को नहीं लगा पाएंगे, तो इसी कंडीशन में जब नहीं पता हो तो हम मान लेते हैं। कहेंगे माना जैकब की वर्तमान उम्र, जैकब की वर्तमान उम्र, जैकब की वर्तमान उम्र कहिए या आयु कहिए, वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। अच्छा, जैकब के पुत्र की आयु कितनी है? जैकब के पुत्र, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितनी है? y वर्ष है। ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए, हमने तो वर्तमान उम्र पता कर लिया है, फिर कहा है 5 वर्ष बाद, आज से, यानी वर्तमान उम्र तुमको पता है, आज से 5 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अगर 5 वर्ष बाद की अगर हम बात करें, जैकब अगर आज x उम्र का है तो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो उसमें x + 5 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 वर्ष बाद फिर लिखेंगे जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु आज कितनी थी? x, तो 5 साल बाद हम निकालेंगे तो इसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है ना। और ये इसकी प्रथम स्थिति है। कौन सी स्थिति है? प्रथम शर्त कहिए या प्रथम स्थिति कहिए। ठीक है। प्रथम स्थिति में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद हमको बताना है। ठीक है ना। प्रथम स्थिति हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ से प्रथम स्थिति यानी प्रथम शर्त शुरू हो रही है। ठीक है। प्रथम शर्त के अनुसार कि वो 5 वर्ष बाद, तो बता रहा है कि जो जैकब की आयु होगी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हमने निकाल लिया, कितनी होगी? x + 5। तो जैकब के पुत्र की आयु निकाल लेते हैं, लिखेंगे जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु। तो जैकब के पुत्र की आयु भी 5 साल क्या होगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, अब वह कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जो है 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु होगी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो जैकब की आयु है x + 5, ठीक है, वह उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो हम उसके पुत्र की आयु में 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के हम कह रहे हैं कि जो 15 है वह 5 का 3 गुना है, तो 3 का गुणा हम 5 में करेंगे, तब जाके दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना। हम करें 15 जो है वह 5 का 3 गुना है, तो 3 का गुणा 15 में नहीं करेंगे, 5 में करेंगे, तब जाके दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि जो जैकब की उम्र है अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो 3 का गुणा उसके पुत्र की उम्र में होगा, तभी जाके ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा? x + 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3y प्लस में 15। हम y को इधर करते हैं और 5 को इधर लाते हैं। ठीक है। ये x है, 3 इधर जाएगा तो -3y बराबर 15, तो ऑलरेडी पहले से था, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x - 3y बराबर, घटा देंगे तो क्या आएगा? 10, समीकरण नंबर 1। यह थी इसकी पहली शर्त। अब उसके बाद हम चलते हैं इसकी दूसरी शर्त के पास कि इसकी दूसरी शर्त क्या है। तो हम इसकी दूसरी शर्त भी यहाँ पे इसको हटा देते हैं। दूसरी शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अभी तो कहा था 5 वर्ष बाद, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी दूसरी स्थिति, यानी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में कह रहा है आज से 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। जब हम 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तब जैकब की आयु कितनी रही होगी? लिखेंगे जैकब की आयु, अगर आज वह x साल का है तो 5 वर्ष पूर्व उसमें से 5 साल घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी। अच्छा, जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी? जैकब के पुत्र, जैकब के पुत्र की आयु बराबर, अगर उसकी उम्र y है तो 5 साल पहले निकालना, तो उसमें से 5 घटा देंगे, तो
तो हमको पता चल जाएगा कि 5 वर्ष पूर्व की उसकी कितनी आयु थी। ठीक है, एक्स और वाई वर्तमान है। जैसे 5 वर्ष पूर्व बाद पूछा था तो उसमें हम 5 साल घटा देंगे आज से, ठीक है, जोड़ देंगे। अगर 5 वर्ष पूर्व पूछेगा तो आज की जो उम्र है यानी वर्तमान उम्र क्या है, एक्स और वाई है। आज से 5 साल पहले पूछ रहा है, पूर्व मतलब पहले, उसमें से 55 साल घटा देंगे, जो होगी वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपसे, प्रश्नानुसार आपसे वह कह रहा है कि जो है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जो जैकब की आयु थी, जैकब की आयु कितनी थी, एक्स माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी थी, वाई माइनस 5। जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो हमने इसके 7 से गुणा कर दिया उसके पुत्र में। ठीक है, तो एक्स माइनस 5 बराबर 7 का वाई में गुणा करेंगे तो 7 वाई, 7 बचे 35। 7 वाई को इधर लाइए, माइनस 5 को इधर करिए, तो ये हो जाएगा एक्स, 7 वाई इधर आएगा तो माइनस 7 वाई बराबर -35 तो ऑलरेडी था, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यह हो जाएगा एक्स माइनस 7 वाई, -35 में 5 जोड़ने तो आ जाएगा -30। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद हमने दोनों समीकरण तो बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी एक की मदद से हम लोग एक का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है कि x माइनस 3y बराबर 10 है। 3y को पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर 10, माइनस उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में 3y। x बराबर जब हमको मिल गया 10, 10 प्लस 3y। इसी x का मान उठा के हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है ना। देखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर -30। तो यहाँ पे हम रख देंगे x का मान हमारा क्या है, x का मान है 10 प्लस 3y। ठीक है, और माइनस में 7y ऑलरेडी पहले से था, बराबर -30। तो हो जाएगा 10 है, 3y में से हम 7y घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -4y बराबर में -30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 10 को पक्षांतर कर देते हैं, तो -4y बराबर -30 तो था, है जो हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -10। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों जुड़ जाएंगे, -4y बराबर -40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 4 दहा में 40, y का मान हमको 10 मिल गया। y का मान हमको कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब यही y का मान उठा के हम समीकरण नंबर क्या करते हैं, 1 या 2 में रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। देखेंगे y का मान समीकरण नंबर किसमें रख दें, 1 में रख दें या 2 में रख देते हैं। चलिए y का मान हम लोग 2 में रख देते हैं। देखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 7y। समीकरण 2 हमारा है x माइनस 7y बराबर में कितना है, 30 है, -30 है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -30। तो x माइनस 7 गुणे y का मान क्या है, 10 बराबर में -30 है, तो हो जाएगा x माइनस 70 बराबर में -30। ठीक है, तो यह हो जाएगा x बराबर -30, -70 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा +40, सॉरी -70 होगा, घटाने 40 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर -70 को जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 70 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -30 में अगर हम 70 जोड़ने जाएंगे तो हमको x बराबर क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने x जो हमारा क्या था, x हमारा जो था जैकब की वर्तमान आयु, देखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना हो जाएगा, 40, और जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी, जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y बराबर हमारा कितना है, तो y बराबर हमने यहाँ पे निकाला है 10, तो y बराबर हमारा 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष है, और जैकब की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, सवाल को जरा उसको समझ लीजिए। हमसे कहा था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी,
तो हमको जैकब की वर्तमान आयु नहीं पता थी, तो हमने दोनों की वर्तमान उम्र माना। 5 वर्ष बाद क्या था, तो हमने 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकाल लिया कि x+5 और y+5 हुआ। ठीक है, फिर इसके प्रश्नानुसार कहा गया जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो x+5 जो है उसकी 5 वर्ष बाद की उम्र नहीं, 5 वर्ष बाद की कंडीशन थी। तो हमने क्या किया कि x+5 बराबर y+5, इसी में हमने 3 का गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि जैकब की जो आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ से हम लोगों ने एक समीकरण बनाया, x-3y बराबर 10 आया। ठीक, फिर पुनः उसने कहा कि जो दूसरी शर्त थी उसमें कह रहा है कि आज से 5 वर्ष पूर्व, तो आज तो उनकी उम्र यानी वर्तमान उम्र कितनी थी, x और y थी वर्तमान उम्र दोनों की। तो 5 वर्ष पूर्व का, तो दोनों में से 5-5 वर्ष घटा दिए, तो जैकब की आयु होगी x-5, जैकब के पुत्र की आयु होगी y-5। ठीक है, तो प्रश्नानुसार तो x-5 बराबर y-, उसने कहा था कि जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी, तो जैकब की आयु x-5, पुत्र की आयु y-5 थी। ठीक है, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हमने कर दिया। ठीक है ना, तो 7 का गुणा उसके पुत्र में होगा, तब जाके दोनों पद से बराबर हो जाएगा। इसको हल किया गया तो हमको मिला x-7 बराबर -30। दोनों समीकरण हमारे बन गए। अब हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालना था। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 की मदद से x-3y बराबर 10 लिया। x बराबर हमारा क्या है, 10 + 3y। इसी x का मान उठा के हम समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 में रखने के बाद हमको y बराबर 10 मिल गया। फिर y का मान उठा के समीकरण नंबर 2 या 1 में रख सकते थे, तो हमने 2 में रखा। यहाँ से हमको x बराबर 40 मिल गया। तो x हमारा क्या है, x हमारा जैकब की वर्तमान आयु है, तो जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष हो गई। और जैकब के पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है, y, तो y बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। ठीक है, अब यह चेक करना चाहते हैं कि हमारा सवाल सही है गलत है, तो आप कर सकते हैं। इसने कहा था कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो अगर हम 5 वर्ष बाद करेंगे तो यह 45 साल हो जाएगा और यह 15 साल हो जाएगा। तो 45 और 15, देखिए जो जैकब की आयु है अपने पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी रहेगी। ठीक है ना, तो क्योंकि 5 वर्ष बाद ये 15 हो जाएगा, 5 वर्ष बाद ये 45 हो जाएगा, तो 15 जो है और ये 45, तो जैकब 45 का, पुत्र उसका 15 का हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो देखिए जैकब जो है अपने पुत्र की आयु का कितना है, 3 गुना है। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। ठीक है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपकी यह प्रश्नावली जो 3.2 समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।